दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे हमें रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। मैं उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट होती है कि मैं कॉल पर कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाता व्हाट्सअप नंबर पे, तो आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा उस पर आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगा। अभी तक जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो हमारे पास कहानियाँ आती हैं वो हमारे रियल फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर की होती हैं। लेकिन अभी जो मैंने थोड़े टाइम पहले का एक्सपीरियंस आपको बताया था, जो मेरे साथ गुड़गांव हुडा सिटी सेंटर के पास एक कोचिंग सेंटर में हुआ था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बार बार कमेंट सेक्शन में यही लिखा कि अक्षय भाई, अगर आपके साथ और भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज फिर दोबारा मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जिसने लगभग मेरी जान निकाल दी थी। ये बात है 2006 या 7 की, जब द्वारका में हम रहते थे और हमारा काफ़ी अच्छा घर था। लेकिन जैसे जैसे फैमिलीज़ बड़ी होने लगी, हमारे चाचा और उनसे छोटे वाले चाचा की जो फैमिलीज़ थी वो बड़ी होने लगी, शादी होने लगी, बच्चे होने लगे, तो हमारे दादाजी जो थे उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि हमारे जो गांव में ज़मीन है हम उसे बेच कर द्वारका में एक ऐसा फ्लोर बनाएंगे कि सब अपने पार्टीशन के हिसाब से रह पाए। प्लान पूरा अच्छे से बना हुआ था और हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले, डिसीज़न लेने से पहले, हमारे दादा जो है वो स्वर्ग सिधार गए थे। तो हमारे पिताजी जो थे वो सबसे बड़े थे उस टाइम पे। मेरे पिताजी जो थे उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। उस टाइम पर हमारी दादी अवेलेबल थी, यहाँ पर इस दुनिया में थी वो। तो मेरे पापा का ये डिसीज़न था कि वो जो दादाजी ने जो चीज़ सोची थी कि अब इस घर को तोड़कर हम दूसरा घर बनाएंगे, उसको अपने सर पे बखूबी रख लिया था। और मेरे जो पापा थे वो बहुत बोल्ड माइंडेड थे कि उन्हें एक चीज़ जब दी गई है तो वो उसे पूरा करेंगे। उन्होंने क्या करा, एक ठेकेदार को हायर किया और उसको पूरा प्लान बताया कि ऐसे ऐसे जो है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। अभी हमारा घर जो है वो उस हिसाब का नहीं बना हुआ कि बिल्कुल परफेक्टली जो आज के टाइम पे डिज़ाइनर फ्लैट्स बनते हैं वैसे, लेकिन काफ़ी अच्छा घर उस टाइम पे था। तो मेरे पिताजी ने डिसीजन लिया, जब तक हमारा पूरा घर बनेगा हम द्वारका सेक्टर 1 महावीर एनक्लेव में जाएंगे और वहाँ पर उनके दोस्त का कोई घर था, उसके आसपास वहाँ पर हम रहने वाले थे। हमें शिफ्ट करते करते पूरे 8 से 10 दिन लग गए थे, सारा सामान वहाँ पर पहुँचाते बेड वगैरह, क्योंकि हमारे चाचा वगैरह सब साथ में रहा करते थे उस टाइम पे। आज भी रहते हैं, लेकिन हालांकि उस टाइम पर सामान जो था वो बहुत मजबूत हुआ करता था, जैसे आज नहीं होता। आज आप देखते हैं कि बने बनाए आपको बेड मिल जाते हैं जो जिसमें चूना अजीब सा भरा होता है, लेकिन उस टाइम पे प्योर लकड़ी के बेड हुआ करते थे। तो उन्हें सेटल करके उधर ले जाने में बहुत टाइम लगता था। मुझे आज भी याद है कि हम बच्चे हुआ करते थे और अपनी साइकिल पे सामान बांध कर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर सारा सामान हम साइकिल पे जितना हो सकता था हम लेकर जाया करते थे। ये इंसिडेंट तब हुआ जब मैं 12 से 13 साल का था और मैंने ये वाक्य अपने आंखों के आगे देखा। हालांकि मुझे वाक्य नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो हल्की हल्की झलक है वो मुझे आज भी दिखाई देती है। मुझे आज भी याद है जब हम द्वारका सेक्टर 1 महावीर एनक्लेव में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें जो फ्लैट मिला था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट हमारे आगे पीछे की जो रेसिडेंस थी, जो कॉलोनी के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे। मैं बोलना चाहूँगा कि महावीर एनक्लेव में उस टाइम पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और बच्चे खुल के खेल पाते थे। जैसे आज के टाइम पर आप देखोगे कि बच्चे ज़्यादातर घर में रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं। उस टाइम पर हमारे टाइम में नोकिया का कोई 1100 फ़ोन आया करता था, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करता था। या मुझे याद है कोई हच का फ़ोन या फ़िलिप्स का फ़ोन आया करता था, जो हमारे पेरेंट्स के पास अगर होता था वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। मुझे याद है कि जिस फ्लैट में मैं रहता था महावीर एनक्लेव के, उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त था जिसका मेरे घर पर आना जाना लगा रहता था। मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उसने मुझे मना कराया। लेकिन ये इंसिडेंट तब हुआ जब मैं 12-13 साल का था और इस इंसिडेंट ने मुझे बुरी तरीके से हिला दिया था। मुझे याद है दिन था होली का, जब सब होली सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे घर के बगल में बहुत बुरी लड़ाइयाँ हो रही थी। हालांकि इस लड़ाई में घुसने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस घर में हम रहा करते थे उस घर के बगल वाले घर में एक कपल रहा करता था। वो सिर्फ एक मंजिल का घर था और इतना पुराना बना हुआ था, जैसे आप गांव में देखते हैं कि उनकी ज़मीन गोबर के लेप से बनाई जाती है, वैसा उनका घर हुआ करता था। जहाँ हम रेंट पे रहते थे वो फिर भी बहुत बेटर था उस सिचुएशन में। तो हमारे घर के बगल में एक कपल रहा करता था जिसमें
एक फीमेल थी और एक मेल था, उनकी आए दिन लड़ाई हुआ करती थी सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने लव मैरिज की थी और उन्हें शायद ये डिसीज़न बहुत महंगा पड़ गया था। उनका जो बच्चा हुआ था वो उनकी दादा दादी के पास पला करता था, मतलब लड़के की मम्मी पापा के पास पला करता था, और वो दोनों इस घर में रहा करते थे। आए दिन उनकी इसी बात पर लड़ाई हुआ करती थी कि हम खर्चे नहीं निकाल पा रहे। जब भी हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई त्यौहार आता है, तो हम पूरी तरीके से मिठाइयाँ नहीं ला पाते, क्योंकि वो जो फीमेल थी वो बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। लेकिन फिर भी जब कोई त्यौहार आता था, होली दिवाली जैसा, उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि वो जो मेल था उसकी आदत थी कि वो जब भी शाम को 200-250 रुपये कमा के लाता था तो सबसे पहले वो पी के आता था और कुछ पैसे वो हमारे ऊपर खर्च देता था। मतलब अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से, तो उसका बच्चा था नहीं, तो क्या होता था, मोहल्ले में हम छोटे छोटे जब थे तो मोहल्ले में खेला करते थे, कभी छुपन छुपाई, कभी भागम भाग, कभी आपने ऐसे गेम्स के बारे में सुना होगा। तो जब भी आते थे तो ये हमें बच्चों की तरह प्यार किया करते थे। हमारे लिए कभी ओएस ले लेते थे, अजीब अजीब से जो नाश्ता और चंचल जो छोटे छोटे स्नैक्स आते थे वो ले लिया करते थे। तो हम भी इनसे बहुत प्यार किया करते थे और इनकी वाइफ को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। हम उस टाइम पे इतना छोटे हुआ करते थे कि हमें इस चीज़ का कभी अंदाज़ा ही नहीं पड़ा कि इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या इनके बीच में इस चीज़ से लड़ाई हो रही है। हमें बस इतना पता था, वो अंकल आते थे और हम भागते थे उनकी तरफ कि अंकल क्या खिलाओगे क्या खिलाओगे, और उन्होंने ड्रिंक कर रखी होती थी तो वो 100-150 रुपये की पहले पी जाया करते थे और 50-60 रुपये हम पे खर्च देते थे। तो घर जाने के बाद उनकी लड़ाई हुआ करती थी। अब बात है होली की। हमारे घर के बगल में जब ये रहते थे, इनकी उस दिन भी लड़ाई हो रही थी, लेकिन हमने इस लड़ाई को बहुत बड़ा नहीं लिया। सुबह जैसे हम होली खेलते हैं, हमने होली खेली, सारे में रंग फैलाए और थक हार कर हम अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद जैसे हम उस टाइम पे ब्रेड पकोड़े खाया करते थे, चाय पीते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, हमने वो पिया। अपने ऊपर जो तेल लगा था वो रंग हमने उतारा, मैंने और मेरे भाई ने। और उसके बाद मैंने एक डिसीज़न लिया कि यार अब बहुत थक गया हूँ, अब सो जाना चाहिए। ये दोपहर की बात है, 2 से 3 बजे की, जब मैं होली खेलने के बाद सो रहा था। अचानक से थोड़ी देर में मेरे कानों में शोर गूंजने लगता है। ऐसा शोर जो मेरे को नींद से जगा देता है, और मैं जब जग के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा घर पूरा खाली पड़ा हुआ है। मतलब उस टाइम पे मेरी मम्मी पापा तो ऑफिस गए हुए थे, उस दिन भी उनकी छुट्टी नहीं थी, प्राइवेट में थे वो। तो मेरी दादी थी वो भी बाहर गई हुई थी, और मेरा भाई भी मुझे नहीं दिखा। मेरा भाई तो खैर होली खेल के वापस ही नहीं आया था, मैं छोटा था तो मैं जल्दी आ गया था। जब मैं देखता हूँ कि घर में कोई नहीं है, मुझे लगा कि शायद ये मेरे बिना दोबारा होली खेल रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स आए होंगे। मैं भाग के बाहर जाता हूँ और फटाफट से देखता हूँ तो हमारे जो बगल वाला घर था उसके बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी थी। और मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है कि एकदम से बगल वाले घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है। वहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग थे, जो मेल थे, फीमेल्स थी। मतलब उनको मैं ये नहीं कह सकता कि वो हम उम्र थे, मेरी उम्र के बिल्कुल भी नहीं थे। वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, वहाँ पर मैं इकलौता बच्चा था। शायद सब ने अपने बच्चों को घरों में बंद कर दिया था और मेरी मम्मी गेट पर ताला लगाना या उसे बंद करना भूल गई थी। मैं भाग के आता हूँ और गेट के सामने देखता हूँ कि बगल में जो फीमेल रहती थी वो उस कच्चे लेप पर, गोबर वाले लेप पर रगड़ने लग रही है, अपने आप को चिल्लाने लग रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वो 90% जली हुई है। मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा था जहाँ पर मैंने देखा था कि उनकी बॉडी कहीं इतने इतने स्पॉट्स ब्राउन रह गए और वो पूरी वाइट हो चुकी थी। यहाँ पर आकर मेरी आंखें जैसे थम सी गई थी इस स्टेट में। तभी मेरी दादी ने एकदम से देखा कि ये कहाँ से आ गया, मतलब मैं बाहर कहाँ से आ गया। उन्होंने मेरी मम्मी को एक ऑकवर्ड सा लुक दिया और मुझे फटाफट से धक्के मार के वहाँ से भेज दिया। मैं अपने घर में वापस आया और मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि ये मैंने आज क्या देख लिया, मेरी पूरे हफ्ते की नींद उड़ने वाली है। बस मुझे उसके बाद इतना पता है कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया कि तू बाहर क्यों आया। और थोड़ी देर बाद जैसे हम मूवीज़ में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई और उस फीमेल को उस एम्बुलेंस में लेकर अपने साथ चली गई। अब हमें ये नहीं पता था वहाँ पर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे घर के बगल में हो गई थी। कुछ टाइम बीतता है, 1-2 महीने, और फिर हमारे सामने सच्चाई निकल के आती है। उस दौरान हमारे जो मम्मी पापा थे सिर्फ वो ये डिस्कस करते थे कि घर में बच्चों का साथ है तो अगर उस लड़की को हॉस्पिटल में जलाया जाए वही सही रहेगा, यहाँ पर अगर उसकी बॉडी को लाए तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। और हम अपनी नज़रों के सामने देखा करते थे हमारे पेरेंट्स जो है वहाँ पर कुछ यज्ञ कर रहे हैं या पंडित से पूजा करवा रहे हैं और घर के बाहर कीले ठुकवा रहे हैं और मेहंदी के छापे लगवा रहे हैं। तो
मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि ऐसा क्या हो रहा है घर के बाहर या फिर घर के अंदर, जिसकी वजह से इतना जो प्रबंध करा जा रहा है चीज़ों को लेकर। कुछ टाइम बाद मुझे पता चलता है कि जो बगल वाली फ़ीमेल थी वो हॉस्पिटल में गुजर गई हैं। उनका 90% दिल जो था वो अंदर ही अंदर जल गया था और उनको जो है वहीं की वहीं उन्हें अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन शायद चीज़ें यहाँ पर रुकी नहीं थी। अब बात है कुछ टाइम बाद की, 2 से 3 महीने होते हैं और मैं अपना एक सेपरेट कमरा मांगने की ज़िद करता हूँ और मेरे को एक स्टोर रूम में थोड़ी सी जगह मिल जाती है। स्टोर रूम में जगह मिलने के बाद, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पर पढ़ा करता था और रात भर जो है अपने फ़ोन में गेम खेलता रहता था। जो पापा का फ़ोन आता था उसमें स्नेक वाला गेम होता था। लेकिन जब मैं 2 से 3 के बीच में वहाँ पर बैठा होता था, पढ़ रहा होता था, हमारे ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हुआ करता था, तो मुझे हमारे पीछे वाली गली से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। जैसे बार बार छन छन छन, जैसे आप हमेशा मूवीज़ में सुनते हो कि कोई जो पैरों में पायल पहनी जाती है उसकी छनछनाहट की आवाज़ आती है। और मैं अपने आप को दिलासा दे लेता था कि यार पीछे गली में कोई मज़दूर काम कर रही होगी या पीछे वाले घर में कोई आंटी झाड़ू लगा रही होगी जिसकी वजह से मुझे आवाज़ आ रही है। हालांकि मुझे पता चल गया था कि ये आवाज़ किसी आंटी की नहीं है, जो साइड में फ़ीमेल मरी है उसकी है। मैं हमेशा अपने आप को समझाता था। मैंने अपने मम्मी पापा को ये बहुत बार बताने की कोशिश भी की, लेकिन एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था, तो किसी ने मेरी सुनी नहीं और मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं उस टाइम उम्र में काफ़ी छोटा था। ये दुर्घटना मेरे साथ बार बार होती रही और मैंने इन चीज़ों को दिल पे लगाना छोड़ दिया। मुझे समझ में आ गया था कि यार ये चीज़ें होती रहेंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर में नहीं आ पाती थी चीज़ें, हमारे जस्ट गली के पीछे घूमा करती थी। हमारी किचन जो थी वो उस बिल्कुल गली के बिल्कुल लग के थी, मतलब जैसे ये किचन है फिर गली है, इस गली में किसी का आना जाना नहीं होता था। और जो बगल वाला घर था वो अभी कुछ टाइम के लिए बंद करा गया था और पीछे घर होते हैं, तो छन छन की आवाज़ वहाँ पर रेगुलर आती थी। एक दिन मेरी फैमिली को एमरजेंसी में जो है मेरी मॉम के होम टाउन जाना पड़ा, पटौदी। तो मेरी तबीयत उस टाइम कुछ टाइम के लिए ख़राब थी, तो मेरा एक दोस्त आया था नाइट आउट के लिए और मैं बस ये चाहता था कि ये टाइम पर सो जाए। अगर इसने छन छन की आवाज़ें सुन ली तो इसकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। मैंने फटाफट से इसे बोला कि भाई एक काम करते हैं, 11-12 बज रहे हैं। उस टाइम पर कैंपा कोला आया करती थी या पिफीज़ आती थी छोटी बोतल में, हम वो लेके आए थे। हमने थोड़ी थोड़ी पी थी उस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक्स। तो मैंने इसे बोला कि चल भाई अब सोते हैं। चीटोज़ भी आते थे, वो भी हमने खाए थे। तो इसने मेरे को बोला देख भाई मेरी आदत है, मैं 12-1 बजे से पहले नहीं सोता और मैं गेम खेलूँगा फ़ोन में। मेरे पापा मेरे लिए एक फ़ोन छोड़ के गए थे क्योंकि उनको कंपनी की तरफ से दूसरा फ़ोन मिला था, तो कोई इमरजेंसी होती उसके लिए मुझे फ़ोन दिया गया था। हालांकि वहाँ उस टाइम पर इनकमिंग और आउटगोइंग के दोनों के बहुत पैसे लगे करते थे। तो इसने मेरे को बोला मैं गेम खेलूँगा, तेरे को सोना है तो सो जा। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है कि यार मुझे ना इस टाइम पर सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम पर छन छन की आवाज़ इसने सुन ली तो ये पागल हो जाएगा। मैंने लाइट ऑफ करी और मैं जानबूझकर मुंह पे चद्दर डाल के लेट गया। कुछ टाइम बाद 12-12:15 बजे, अभी भी मुझे याद है ये आराम से मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तो अचानक से वहाँ पर छन छन की आवाज़ आती है और ये बैठा बैठा एकदम से बिदक जाता है, क्योंकि इसने हमेशा यही सुना था कि छन छन की आवाज़ कोई मामूली आवाज़ नहीं होती। इसने एक बारी को तो उस आवाज़ को इग्नोर करा। जब दूसरी बार वो छन छन की आवाज़ आई तो इसने मेरे को हिलाया कि अक्षय तेरे घर में अजीब सी आवाज़ आ रही है। और मैं इसे दिलासा दे रहा था भाई कुछ भी नहीं है, तू ज़्यादा सोच मत, लेट जा चल मेरे साथ। इसने बोला नहीं, यहाँ पर कुछ गलत है, अगर ऐसा कुछ है तो तू मुझे बता सकता है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग ज़्यादा मत लगा, मोबाइल रख दो, सो जा भाई, अब मेरे को नींद आ रही है, मैं वैसे ही टैबलेट्स ले रखे हैं मैंने। इसने फिर थोड़ा सा लेटने की कोशिश की। मुश्किल से आधा पौना घंटा गुजरा होगा, 1:30-2 बजे की बात होगी, जब दोबारा वहाँ पर फिर दोबारा छन छन की आवाज़ आती है। और मैं नींद में था, लेकिन उस छन छन की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई थी, क्योंकि छन छन की आवाज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा करीब थी जैसे वो जस्ट हमारे घर के आगे पीछे घूम रही हो वो जो स्पिरिट है। ये एकदम से जगता और मुझे बोलता है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। ये बेड से उतरा, इसने लाइट जलाई और ये उस किचन के पास गया, जिस किचन के बिल्कुल कॉर्नर में खिड़की थी और उस खिड़की से जाली थी पतली सी, और उस जाली के पीछे वो गली दिखती थी। मैं इसे रोकता रहा कि भाई सो जा, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकत मत कर जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। और वो सीधा भागता हुआ गया, क्योंकि ये देखना चाहता था वहाँ पे क्या था। और इसने खिड़की की जो जाली थी वो खिड़की खोल के ये उस तरफ इस तरीके से देखने लगा
और मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही थी वो ये थी कि जहाँ पर छन छन की आवाज़ आ रही है ये वही जगह है, कहीं वो आत्मा भी इसे खिड़की से ऐसे ही ना देख रही हो सकता है इसको सुनने के बाद आप थोड़े से दहल गए हो, क्योंकि अगर आप उस तरफ देख रहे हैं और कोई चीज़ आपको जो अभी आपको दिख नहीं रही वो इस तरफ से देख रही है, अगर आपके सामने इंस्टेंटली विजिबल हो जाए तो शायद जो जंप स्केयर आपके सामने आए आपकी जान जा सकती है। मूवीज़ में अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब अचानक से कुछ आता है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वो एंटिटी जहाँ पर छन छन की आवाज़ कर रही है, अगर इसके सामने खिड़की पे देखने पर अगर इसके सामने आ गई तो इसका क्या हाल होने वाला है। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे वापस लेके आया, मैं कमरे में लेके आया। मैंने बोला भाई तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ अब तू सो जा, कोई भी ऐसी हरकत मत कर जिससे मेरे को सुबह सुनने को मिले। ये वापस आता है, मुश्किल से 3:30-4 बजे थे, फिर दोबारा एक आवाज़ होती है, लेकिन इस बार जो आवाज़ होती है वो कोई मामूली आवाज़ नहीं थी। इस बार इसके बगल में आवाज़ आती है जैसे कोई गली के हमारे घर के बिल्कुल बाहर था, छन 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 छन। वो चीज़ इतनी स्पीड से भागी और उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा थी कि ये एकदम से खड़ा हुआ और उसने बोला मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मुझे मेरे घर छोड़ दे। आप बिलीव नहीं करोगे, अपने घर पे ताला लगा के मैं 15 मिनट दूर इसको पैदल पैदल छोड़ के आया था, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं 4:30-5 बजे अपने घर पे आया, जब ब्रह्म मुहूर्त निकल गया था, रोशनी आनी स्टार्ट हो गई थी, तब मैं अपने घर पे सोया था। हमारे साथ तो ये चीज़ बीत ही रही थी, लेकिन अगले 10 दिन के बाद उस घर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस घर को एक ठेकेदार को दे दिया गया जिसमें 3 कमरे हुआ करते थे और तीनों में 10-10 मजदूर सोया करते थे। वो मजदूर जिसमें से कोई कारपेंटर हुआ करता था, कोई बिजली का काम करता था, तो ठेकेदार उन्हें शायद किसी ऐसी जगह से लाया था, कोई गांव जहां पर उन्हें नौकरी की तलाश थी। उस घर में बार बार अजीब अजीब से सीन हुआ करते थे, जैसे मान लो अगर रात को जो है कोई लेबर टॉयलेट करने गई और उसने पी रखी होती थी, तो अगर उसके साथ कोई हादसा होता था वो आ जाता था। लेकिन कोई अगर कमज़ोर दिल का हुआ करता था, कमज़ोर दिल जैसे कि मान लीजिए कि मैं बहुत कमज़ोर दिल का हूँ और मैं घबराते हुए रात को टॉयलेट करने जा रहा हूँ और अचानक से मेरे साथ कोई हादसा हुआ तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। तो ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ था कि उस वॉशरूम में लोग बेहोश मिले थे और उनसे जब सुबह पूछा जाता था कि तुम बेहोश कैसे हुए, तो वो एक ही जवाब दिया करते थे कि हमारा किसी ने पैर पकड़ लिया था, और वो और कोई नहीं, वही फीमेल थी जो शायद जल कर मरी थी। हमें ये इंसिडेंट पता था और हम बस वेट कर रहे थे कि कैसे भी जो है हमारे दिन कटे और हम इस घर को छोड़ के अपने नए जो बना हुआ घर है वहाँ पर जाए। तो मुझे आज भी याद है जो सबसे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसने हमें वहाँ पे मजबूर कर दिया था उस घर को छोड़ने के लिए, वो था वहाँ पर 16-17 साल के बच्चे आए थे जो कुछ काम सीखने की चाह में आए थे, और वो जो वॉशरूम हुआ करते थे उसमें जैसे हम फ्रेश होने जाते और नहाने जाते हैं, तो उस टाइम पर वो दोनों कमरे ऐसे बने थे कि उनके बीच में जो एक दीवार होती है उसमें भी एक गेट बना हुआ था कि सफाई करने वाला दोनों एक साथ साफ कर दे तो ईजिली वो मेथड जो है क्लियर हो जाएगा। मुझे जो आज भी याद है वो दोनों भाई जो थे, एक नहाने गया था और एक फ्रेश होने गया था। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बिजली का शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा होते थे उनके घर में, जैसे मान लीजिए एकदम से वायर भिड़ जाती है तो आपस में अलग हो जाती है, तो एक प्लास रखा हुआ था वहाँ पर जिससे उसको कसना पड़ता था, और ये उन दोनों लड़कों को बता दिया गया था जब वो आए थे कि तुम जब भी जाओ, कभी ऐसा हुआ कि एकदम से बल्ब बंद हो जाए तो उसको प्लास से थोड़ा घुमा देना हाथ को बचा के, क्योंकि वो थोड़ा वायरिंग से हट जाता है करंट की वजह से। अब इनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि ये दोनों वहाँ पर जाती पोजेस हो गए थे या फिर इनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंसिडेंट सुनने में आया कि काफ़ी देर तक ये दोनों भाई जो अंदर थे ये बाहर नहीं आए थे। बहुत देर तक उस गेट को नॉक करा गया, जब ये बाहर नहीं आए तो गेट को तोड़ा गया, तो देखा गया अंदर जो दोनों भाई थे वो पड़े हुए थे, और उस दरवाजे को जब खोल के देखा गया तो एक के हाथ से खून निकल रहे थे और एक के मुंह से खून निकल रहा था। जब दोनों भाई वॉशरूम में पोजेस हो गए थे उन्होंने बीच का गेट खोला और उन दोनों ने एक दूसरे को इस हालत में कर दिया, एक ने एक के नाखून पूरे फाड़ के रख दिए प्लास से और दूसरे ने दूसरे के दांत, दोनों के मुंह और हाथों से इतना ज़्यादा खून निकल रहा था। वहाँ पर जो लोग थे बहुत ज़्यादा देखकर परेशान हो गए थे, और इस खबर ने इतनी जल्दी उस मोहल्ले में आग लगाई कि हमने यही सोचा कि अब इस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए और छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे फैमिली मेम्बर्स ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया कि हम बनते घर में हम शिफ्ट हुए थे, जहाँ पर बहुत सारे हादसे हुए, किसी के ऊपर पत्थर गिरते थे जब हम निकलते थे स्कूल के लिए, लेकिन हमने ये सहन करना ज़रूरी समझा इससे ज़्यादा कि हमारे साथ कोई और दिक्कत हो जाती। हालांकि जो मेरे नोन में अभी वहाँ पर दोस्त हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो उन्होंने बताया कि ये जो घर है वहाँ पर अभी भी मुश्किल से 15 दिन या 12 दिन के लिए चढ़ता रेंट पे,
और अभी भी ये जो है ऐसी पोजीशन में पड़ा हुआ है जहाँ पर कुछ ना कुछ आगे पीछे इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन जो वहाँ पर घर है, जो मेरे दोस्तों के घर है, उन्होंने पूरे उपाय कर रखे हैं। आज भी वहाँ पर हल्दी के थापे और जो कीले ठुकवाई हैं, नॉर्मली पूजा हवन होते हैं। उस घर में कोई भी आसपास नहीं जाता। अगर उस घर में सिर्फ मिलती है तो कुछ हरी बोल, जो कोस्को की बॉल होती है, क्योंकि बच्चे वहाँ खेल तो लेते हैं लेकिन उस घर में जब बॉल जाती है तो अब उनकी हिम्मत नहीं होती कि उस बॉल को वो वापस लेकर आए। मैंने बचपन में ऐसी ये जो चीज़ देखी थी, आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की थी। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारी एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। आई होप आप इस इंसिडेंट को समझे, देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। जो आपके कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ देख के ना जाएं। आपने इससे पहले जो हमारी वीडियोस को प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जितना हो सके वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।